कौन है? तो चलिए हम लोग अब अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग ज्वालामुखी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्केनोज देखेंगे और इसके साथ साथ में द कॉन्सेप्ट ऑफ सुनामी है ना, सुनामी कैसे आती है, क्यों आती है और उसका क्या प्रभाव रहता है। इसके अलावा ये देखेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आती है और ज्वालामुखी के प्रभाव, उसके प्रकार वगैरह देखेंगे, है ना। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करें, पहले तो हम अपना रिवीजन करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने देखेंगे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। हमने भूकंप के चैप्टर में देखा था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कितने प्रकार का होगा, भूकंप को कैसे मापा जाता है, भूकंप का कारण क्या है और विश्व में भूकंप की जो पेटियां हैं, विश्व में भूकंप के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भूकंप आता है। इसके अलावा हम लोगों को क्या देखना था? भूकंप, भारत में भूकंप कहां पर आता है, कौन से जोन है, भारत को कितने जोन में बांटा गया है भूकंप के लिए, है ना। और इसके अलावा भारत में जो भूकंप आने का कारण क्या है वो भी हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि भूकंप जो है वो पृथ्वी हिलने की एक प्रक्रिया है। जब पृथ्वी का ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जब हिलती है, कंपन करती है, तो उसे भूकंप कहते हैं, है ना। और यह कैसे होता है? जब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में जब कोई आंतरिक शक्तियां लगती हैं, जैसे कि संवहन धारा या प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों का जब मूवमेंट होगा तो उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे पृथ्वी की ऊपरी सतह में हलचल पैदा होगी उस ऊर्जा से, और उसे ही भूकंप कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी की जब पृथ्वी में जब आंतरिक शक्तियां गतिशील होती हैं, या फिर कहें कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह में जब कंपन पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप से संबंधित दो और भी पॉइंट है। भूकंप का नाभिक क्या होता है, भूकंप का नाभिक, और अधिकेंद्र क्या होगा, अधिकेंद्र क्या होता है। भूकंप का नाभिक वह स्थान होता है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए यहां पर कहीं भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ये कोर है अर्थ का, है ना, कोर है। तो यहां मान लीजिए भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होगी उसे नाभिक बोलेंगे, उत्पत्ति, या इसे भूकंप का मूल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से तो भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। और इसके बाद जब भूकंपीय तरंगें ऐसे निकलना शुरू होंगी तो वह स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले सरफेस पर पहुंचेगा उसे अधिकेंद्र बोला जाएगा। ठीक है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। इपी सेंटर, है ना, इसे इपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इपी सेंटर बोलेंगे। तो ये अधिकेंद्र और नाभिक हुआ। भूकंपीय तरंगों के बारे में पहले ही बता चुका था कि भूकंपीय तरंगें दो तरह की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं। ये दो प्रकार की पी और एस होती हैं, और इधर आर मतलब रैले एंड लव वेव्स होती हैं। तो चार ये होंगी, और ये प्राथमिक होती है, सबसे पहले यही धरातल पर पहुंचती है पी तरंगें, उसके बाद एस तरंगें पहुंचती हैं, और ये दोनों वेव्स तो धरातल पर ही चलती हैं। ठीक है, ये
पदार्थ की तीनों अवस्था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से इसका संचरण हो सकता है। जबकि जो एस या सेकेंडरी वेव्स है उसे वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही मूव कर सकती है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी वेव्स है या द्वितीय तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड या ठोस से होकर ही संचरण कर सकती हैं। लिक्विड और गैस में ये विलुप्त हो जाती है, उसे संचरण नहीं होगा इसका। अब क्या है कि भूकंप कितने प्रकार का होता है? भूकंप 3 प्रकार का होगा मुख्यतः। पहला, गहराई के आधार पर अगर हम देखेंगे ना, गहराई के आधार पर देखें तो भूकंप 3 प्रकार का होता है। 0 से लगभग 50 या फिर 70 किलोमीटर की गहराई वाला जो भूकंप होगा उसे छिछला या उथला भूकंप कहा जाएगा। वहीं 50 या 70 किलोमीटर से लेकर के अगले 250 किलोमीटर की जो गहराई है उसमें जो भूकंप आएगा उसे मध्यम भूकंप कहेंगे, मध्यम भूकंप कहेंगे। और वहीं जब 250 से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई का भूकंप आएगा तो उसे गहन या पातालीय भूकंप बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि इन तीनों में से सबसे विनाशकारी भूकंप कौन सा होगा? सबसे ज्यादा विनाश जो धरातल पर है ना, धरातल पर विनाश सबसे ज्यादा कौन सा भूकंप लेकर आएगा? तो छिछला या उथला। छिछला या उथला का मतलब क्या हुआ कि भूकंप पृथ्वी की जितनी ये कोर है और पृथ्वी की जितनी सरफेस से जितनी गहराई पर आएगा विनाश उतना ही कम होगा। विनाश का मतलब उतनी ही कम हानिकारक होंगे, क्योंकि ये जो तरंगे हैं ये अर्थ के सरफेस पर जितनी दूर ट्रेवल करेंगी उतना उनका प्रभाव कम होता जाएगा। तो जो सबसे गहरा भूकंप होगा वो पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचते उसकी जो ऊर्जा है वो लगभग खत्म हो जाएगी और इस वजह से ये सबसे कम विनाशकारी होता है। उसके बाद मध्यम और सबसे जो छिछला ये ऊपर भूकंप होता है, सबसे ऊपर वाला जो भूकंप होगा कम गहराई वाला, वो ज्यादा विनाशकारी होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि मापन कैसे होता है। भूकंप के मापन जो है वो सिज्मोग्राफी से करते हैं। सिज्मोग्राफी से मापते हैं। सिज्मोग्राफी जो है वो उसे भूकंप मापी भी कहेंगे, भूकंप मापी भी बोला जाता है। तो भूकंप को मापने की दो स्केल रहे हैं, है ना, 2 स्केल रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? दो स्केल है, एक तो है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल और दूसरा मर्केरी स्केल। मर्केरी। अब यहां पर जो रिक्टर स्केल है ना वो आज भूकंप के मापने के लिए एक तंत्र स्केल के रूप में यूज किया जाता है। मर्केरी स्केल पहले यूज किया जाता था जब तक कि इसका विकास नहीं हुआ था, है ना। डिफरेंस क्या है? जो रिक्टर स्केल है ना वो भूकंप की ऊर्जा मापता है कि भूकंप कितनी गहराई पर आया है और उसकी ऊर्जा कितनी रही है, ऊर्जा का मापन करेगा। और ये ऊर्जा का मापन परिमाण में करता है ना, परिमाण या मैग्नीट्यूड में करेगा। और वहीं जो मर्केरी स्केल है ये जो है तीव्रता में मापता है। और तीव्रता का मतलब क्या है कि प्रभाव, कि अर्थ के सरफेस पर भूकंप का कितना प्रभाव रहा, है ना, तो ये मापता है। तो परिमाण और तीव्रता। यहां पर देखें अगला पॉइंट क्या है इसका कि रिक्टर स्केल जो है वो
वो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्टिविटी है इसमें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी क्या है का मतलब हुआ कि वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि ऊर्जा जो है ना वो पृथ्वी की कितनी गहराई पर आया है इसको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से इसके दुर्बल मंडल या प्लेट्स में कंपन उत्पन्न हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ, और मान लीजिए कि 6 परिमाण का रहा, 6 परिमाण का भूकंप उत्पन्न हुआ, तो मतलब 6 ऊर्जा का उत्पन्न हुआ। 6 ऊर्जा को माप रहा है और परिमाण को उसमें कन्वर्ट किया गया है। तो मान लीजिए 6 परिमाण का भूकंप आया, तो कहीं से भी अगर उसे मापा जाएगा ना, मतलब कहीं से के मतलब कि अगर भारत से भी मापा जाए तो भी 6 का ही रहेगा, और अगर हम यूएसए से मापेंगे तब भी 6 का ही रहेगा। मुझसे पूछा जाएगा तब भी मैं 6 ही कहूंगा, और अगर पाकिस्तान में किसी से पूछा जाएगा तब भी कहेगा 6 परिमाण का भूकंप था। तो इसलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, समानता रहती है, और इसी बात को ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे कि किसी भी तथ्य को कहीं भी बोला जाए। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं इंडिया में भी बोलूंगा और यूएसए में भी बोलूंगा, कोई भी होगा तो 2 और 2 4 ही करेगा, 5 नहीं करेगा। वैसे ही जो भूकंप है अगर वो परिमाण में मापा जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिविटी होगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी, ठीक। और वही अगर इस स्केल में देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसका प्रभाव कितना रहा, अर्थ के सरफेस पर प्रभाव का मापन किया जाता है तीव्रता के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ कि भूकंप का प्रभाव नेपाल में, अगर नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल के लोग कहेंगे बहुत भयानक भूकंप था, ठीक, लेकिन भारत में तो उसका प्रभाव रहा ही नहीं, तो भारत के लोग कहेंगे कि बहुत ठीक था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा तीव्रता का नहीं था भूकंप, है ना। तो यहाँ पर देखिए नेपाल और इंडिया में ही डाइवर्सिफाई हो रहा है बात। इसके अलावा अगर देखें अभी यूएसए के लोग कहेंगे वहां तो कहेंगे कि भूकंप आया ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो क्या है कि अर्थ के सरफेस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव होगा। भूकंप जो है अगर मान लीजिए महासागरों में आ रहा है तो महासागरों में भूकंप तो पता ही नहीं चलेगा आया भी कि नहीं आया, लेकिन वही अर्थ के सरफेस पर जब आएगा भूकंप तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है ना, बहुत सारे मानव निर्मित कारक हैं यहाँ पर, तो मानव निर्मित जो भी चीजें संरचनाएं हैं वो टूटेंगी, तो इससे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है भूकंप का, ठीक है। तो धरातल पर या अर्थ के सरफेस पर जो है वो कैसा है, वहां पे संरचनाएं कैसी हैं, ये इस बात भी निर्भर करेगा, है ना। तो क्या है कि हो सकता है कि महासागरों में भूकंप का पता न चले, लेकिन अगर हम देखें नेपाल वगैरह में या फिर कहीं भी सरफेस पर जहां काफी बिल्डिंग्स बनी है, संरचनाएं बनी हैं, वहां पर जब टूट फूट होगी तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आया था, है ना। तो प्रभाव ये हर कोई अलग अलग बताएगा, है ना, हर कोई अलग अलग बताएगा, इसलिए ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, इंडिविजुअलिस्ट है, व्यक्ति निष्ठ है ये, है ना, व्यक्तिनिष्ठ है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, उनका वो अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक होगी, इसमें बताया जाएगा कि हाँ 6 परिमाण का भूकंप आया है। इसमें ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि कितने परिमाण क्या आया, ऐसा कहेंगे तीव्रता बहुत भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 6 का भूकंप आया, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको ये बहुत वैज्ञानिक साइंटिफिक नहीं है, ये जब इस स्केल का उपयोग नहीं होता था या फिर इस स्केल का निर्माण नहीं किया गया था तब इस स्केल का यूज करते थे। अब आइए अब इसमें अगला पॉइंट क्या है कि ये ओपन एंडेड होता है। हालांकि अभी जो इसमें मापन प्रणाली है ना उसमें सिर्फ 9 तक लिया गया है, 9 तक है, और ये ओपन है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड का मतलब कि अभी तक जो मैक्सिमम भूकंप आया ना वो 9 के परिमाण का आया है, अगर कभी 10 का आया तो हम बढ़ा लेंगे, इसलिए इसे ओपन एंडेड कहेंगे। 9 का मतलब हुआ कि तब भी बहुत बड़ी स्थिति है ना, बहुत भयानक भूकंप होगा। यहाँ पर क्या है, रोमन लिपि में लिखा जाता है और 1 से 12 तक का यूज किया जाता है।
1 से 12 तक, इनका मतलब ये एंड, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड एंडेड होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भूकंप मर्करी स्केल पर 12 का आया है ना, 12 का आया तो फिर विनाश है, पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी इस भूकंप में, ये बोला जाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर 9 तक आया है चूंकि अभी तक, इसलिए 9 तक है, जैसे 10 का आएगा तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक, इसके अलावा जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि इसमें जो ऊर्जा का मापन है ना, ऊर्जा का मापन जो है वो कैसे, मान लीजिए ये भूकंप आया है ना, भूकंप आया तो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए 1 यूनिट बढ़ने पर जो ऊर्जा की मात्रा है ना उसमें 35 मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 32 गुना वृद्धि हो जाएगी। यहां पर मान लीजिए 1 ऊर्जा थी तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 32 गुना बढ़ जाएगी ऊर्जा उसकी, 32 गुना। और जैसे ही दूसरे यूनिट में जाएगा, दूसरे यूनिट में ये मल्टीप्लाई बाई 32, मतलब ये लघुगणकीय रूप में बढ़ेगा, है ना। ऊर्जा का मापन किसमें होता है ये भी बता दीजिए। ऊर्जा का मापन जो है वो रिक्टर स्केल में होता है, हम रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं, रिक्टर की। तो लघुगणकीय लॉगरिथम मेथड से बढ़ेगा, मतलब जैसे 1 यूनिट बढ़ा तो 32, अगला यूनिट जैसे आएगा तो 32 गुणे 32, तीसरा आएगा तो 32 गुणे 32, मतलब 1 यूनिट बढ़ने पर 32 गुना ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यहां पर भी ऐसे ही ये मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही ये भी, तो ये इंटू 32, ऐसे ही ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 32 को। ठीक है, अब बात आती कि आयाम जो है ना, आयाम कितना बढ़ेगा। 1 यूनिट जो है ना, जो वेव्स होती हैं उनका आयाम क्या होगा, तो वेव्स का जो आयाम है 1 यूनिट में वो 10 की ही वृद्धि होगी, है ना। यहां पर कितना हो रहा है, ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही, 32 गुना वृद्धि हो रही, लेकिन उसके आयाम में कितनी वृद्धि होगी, तो 10 की। यहां पर भी क्या होगा, 10, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहां पर कुछ आपको ये कभी ये नहीं पूछेगा इक्वेशन वगैरह जो यहाँ पे, बट यूपीएससी प्रश्न पूछेगा कि 1 यूनिट बढ़ने पर ऊर्जा की कितनी मात्रा बढ़ रही है, तो 32 गुना बढ़ेगी, है ना। 2 यूनिट बढ़ने पर कितनी गुना बढ़ेगी, बस 2 या 3 पूछेगा, क्योंकि आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप ये बात जानते हो कि नहीं कि ये लघुगणकीय रूप में बढ़ता है ना। क्या ऊर्जा जो है वो लॉगरिथम मेथड से आगे बढ़ती है, 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 ऐसे चलेगा, तो जितनी यूनिट उतनी मल्टीप्लाई बाई 32। ठीक है, तो यहां पर और आयाम कितना बढ़ेगा, यहां पर ये है ऊर्जा, ये ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। आयाम कैसे बढ़ेगा, आयाम 10 गुणे 10 गुणे, जितने यूनिट उतने ही 10 मतलब आयाम जो है वो 10 गुना वृद्धि होगी। यहां पर 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100। यहां पर 100 गुणे 10 कितना होगा, क्योंकि अब तो ये तो 100 हो गया, और ये अगला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1000। ठीक है, जब फिर अगली यूनिट देखेंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे, फिर जो आएगा उसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ऐसे ही आयाम आएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 इकाई बढ़ने पर ऊर्जा में 32 गुना वृद्धि होती है, जबकि आयाम में सिर्फ 10 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, अब आइए भूकंप के कारणों में देखें, तो भूकंप के कारण में देखेंगे कि विवर्तनिकी क्रिया के माध्यम से सीमांती क्षेत्रों में जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो सीमांती क्षेत्र में जहां पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा होगा या प्लेटों का अपसरण हो रहा होगा, जहां पर प्लेटें टकराएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, वहां पर भूकंप उत्पन्न होगा। ठीक है, भूकंप। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया जहां पर भी होगी वहां पर भूकंप उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा अगर पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराएगा ना तो भी भूकंप आएगा। ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी से जब कोई उल्का पिंड टकराएगा तो भूकंप आएगा। परमाणु बम अगर कहीं छोड़ा गया तो जब वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है ना, तो उससे भी पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में कंपन उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। फिर
क्या है, जैसे खनन कार्य हो रहा है कहीं पर, कहीं माइंस है, अगर माइंस जो है ना, माइंस कैसे किया जाता है, माइनिंग, वो ऊपर का सरफेस ऐसे ही रहता है और नीचे उसमें सुरंग बना करके उसमें खुदाई उदाई की जाती है। और जब मान लीजिए कभी ऊपर का हिस्सा नीचे धंस गया तो उससे क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो, बहुत बड़ी नहीं फिर भी भूकंपीय तरंगे छोटा मोटा उत्पन्न हो सकता है, भूकंप उत्पन्न हो सकता है। ठीक, या हो सकता है कि मान लीजिए समस्थिति में कोई संतुलन असंतुलन आ जाए, जैसे कोई बड़ा पत्थर हिमालय से सरक करके किसी स्थान पर आके गिरे और बड़ी मात्रा में, चूंकि वजनी है वो, और जब भी गिरेगा तो हो सकता है भूकंप उत्पन्न हो। ये एक तरीके, एक एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, दूसरे तरीके से होता है ना, दूसरे तरीके से भूकंप उत्पन्न होता है समस्थिति में परिवर्तन। जैसे कि हो सकता है कि बांध है ना, बांध का पानी वहां पे जमा किया जाएगा, रिजर्वायर बनाया जाएगा और वहां पर बांध टूटा और बांध टूटने की वजह से वहां पर भूकंप उत्पन्न होगा। जैसे कोयना बांध मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में कोयना डैम था, वो 1960s में टूट गया और उसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप उत्पन्न हुआ था, है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें समस्या में असंतुलन की स्थिति से, एक तो कोयना में भूकंप आया, दूसरा चाइना में भूकंप आया था 2008 में, वहां भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, चीन का भूकंप, ये है भूकंप के प्रकारों में देखेंगे। अब देखिए भूकंप का वितरण 3 विश्व की जो पेटियां है ना, वो भूकंप का वितरण उन्हीं पेटियों में ही है। मतलब कि विश्व में 3 ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, और वो कौन से क्षेत्र हैं? पहला तो है परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है वो, वहां पे विवर्तनिकी क्रिया हो रही है, प्लेटों का अभिसरण या अपसरण हो रहा है, मुख्यतः अभिसरण हो रहा है। तो अभिसरण होने की वजह से वहां पर भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही है। ठीक है, परिप्रशांत पेटी बोलते हैं उसको, परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी, ठीक है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक लगभग रिंग की तरह बन जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो वहां पर क्या है, विवर्तन की क्रिया हो रही है, और विवर्तन की क्रिया मतलब यहाँ पे अभिसरण हो रहा होगा। अभिसरण में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर विस्थापित हो रही होती हैं, है ना, एक दूसरे की ओर विस्थापित होती हैं, अभिसरण हो रहा है। दूसरा, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ऐसा होता है, ये मानना क्या है कि अटलांटिक ओशियन जो है उसके बीच में दरार है, दरार होने की वजह से वहां पे ज्वालामुखीय क्रिया उत्पन्न हो रही है, और ज्वालामुखीय क्रिया के फलस्वरूप वहां पे भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो जहां पर भी, जैसे जो अटलांटिक ओशियन है ना, वो एस अक्षर के आकार का है ना, एस अक्षर के, और ये ऐसे नहीं बनेगा, एस अक्षर के आकार का है अटलांटिक ओशियन। तो इसमें जो कटक बना है ना, वो भी एस अक्षर के आकार का है ना, और यहां पर भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। ज्वालामुखी आएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहां पर, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरा जो है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी का मतलब क्या हुआ कि महाद्वीपों के बीच में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भूकंप आते हैं। जैसे कि एक इमेज में हम देखते हैं, अभी समझ में आएगा। देखिए
ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ रेड रेड एरिया है ना, ये रेड रेड वाला जो एरिया है ये महाद्वीपों के बीच में स्थित है, महाद्वीपों के बीच में स्थित है। और यहाँ पर चूंकि प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, ये ऊपर वाली प्लेट नीचे की ओर, नीचे वाली प्लेट जो है ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है, तो यहाँ पर दो प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पे भूकंपीय क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर स्टेट पड़ता है, यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, सॉरी पश्चिमी हिस्सा है, और पश्चिमी हिस्सा और स्पेन के बीच में एक है स्टेट जिसे जिब्राल्टर स्टेट बोलते हैं। तो इस यहाँ से शुरू होता है ये पेटी, और ये पेटी यहाँ से ऐसे भूमध्य सागर से होते हुए ये पूर्वी अफ्रीका, इराक, ईरान, इधर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहां से होकर ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया से होकर यहाँ पापुआ न्यू गिनी पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी के पास ये परिप्रशांत पेटी जो है ना उससे मिल जाती है जाकर। ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन के चारों ओर क्या है, परिप्रशांत पेटी है। तो ये पेटी यहाँ पर जाकर मिल जाती है। यहाँ पर क्या, इसको पेटी का मतलब क्या है, टूटा हुआ है ना, ये प्लेट डिवाइड है। अब यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट ऊपर जा रही है और यहाँ पे इंडियन प्लेट ऊपर जा रही है, खिसक रही है, ठीक है। तो ये है पूरा मैप, और ये मध्य महासागर महाद्वीपीय पेटी है। और यहाँ पर देखिए हिमालय क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मध्य महाद्वीपीय पेटी गुजर रही है, और यहाँ पर इस पेटी में अभिसरण हो रहा है प्लेटों का, है ना, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। तो ये बात हो गई। तो तीन मुख्य कारण है, मुख्य क्षेत्र हैं जहां पे भूकंपीय क्रिया उत्पन्न होती है। एक और बात कि जो परिप्रशांत पेटी है ना वो कहां से कहां तक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि पीटी में पूछा जा सकता है इस तरह से प्रश्न कि परिप्रशांत पेटी में वो ये क्षेत्र आता है कि नहीं। मान लिया उसने पूछ लिया कि परिप्रशांत पेटी के तहत के अंतर्गत भूमध्य सागर का हिस्सा आता है, तो आता है क्या, नहीं। भूमध्य सागर तो यहाँ पर है, ये हुआ अफ्रीका और यूरोप के बीच में, और पैसिफिक ओशियन के किनारे ही तो परिप्रशांत पेटी है। तो परिप्रशांत पेटी चूंकि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है ही नहीं, तो वहां पे भूमध्य सागर परिप्रशांत पेटी में होगा ही नहीं। परिप्रशांत पेटी ये रही, और अफ्रीका वो भूमध्य सागर यहाँ पर रहा। तो फिर ये हो गया। तो क्या है कि जैसे कि वो परिप्रशांत पेटी जो है वो पापुआ न्यू गिनी से शुरू होकर, पापुआ न्यू गिनी कहां पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ऊपर पड़ता है, जस्ट नॉर्थ में, है ना। तो पापुआ न्यू गिनी से लगभग यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। इधर से भी शुरू हो सकती है, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बताने के लिए मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो यहाँ से पापुआ न्यू गिनी से परिप्रशांत पेटी शुरू होती है, और इधर जापान, क्यूराइल, कमचटका, है ना, इधर अलास्का के पास, देखिए इधर आ जाते हैं अलास्का के पास, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये पश्चिमी किनारा उत्तरी अमेरिका का, और इधर दक्षिणी किनारा, है ना, रॉकी एंडीज पर्वत के पास, और इधर देखिए तो अंटार्कटिका के पास जाकर खत्म हो जाती है। तो ये ऐसे चारों ओर है, ठीक है। भारत से कौन सी पेटी गुजरती है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी गुजरती है, ठीक है। भारत में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए देख लेते हैं भारत में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आता है, ठीक है। तो भारत चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में, जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें किसी भी आपदा का मानचित्रण बहुत जरूरी होता है। अब मानचित्रण का मतलब हुआ कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप सर्वाधिक आता है, तो हम उसका मैनेजमेंट और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। उसका मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे। मान लीजिए केरल में सरकार खूब सक्रिय है कि यहाँ पे अगर भूकंप आता है तो हम निपट लेंगे, लेकिन केरल में भूकंप आएगा ही नहीं, आया ही नहीं, और भूकंप तो नॉर्थ में आ रहा है और वहां पर तो तैयारी ही नहीं है। तो क्या है, जैसे ही मैपिंग की जाएगी आपदा का मतलब भूकंप का, अगर मान लीजिए मैपिंग किया गया, तो जिन क्षेत्रों में भूकंप सर्वाधिक आने की संभावना है हम वहां पर ज्यादा तत्पर रहेंगे। सरकार वहां पे वहां पे पहले से ही तैयार रहेगी, फोर्स वगैरह रखेगी कि कभी भी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है ना। आपदाग्रस्त क्षेत्र माना गया उसे। तो क्या है, भारत को पूरे
पूरे भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया। 5 जोन में, 5 जोन में से जो पहला जोन है ना, वहां पे इतनी कम रिएक्टर का भूकंप आता है, रिक्टर का भूकंप आएगा कि पता ही नहीं चलेगा, है ना। इतने कम परिमाण का भूकंप आएगा कि पता ही नहीं चलेगा, तो उसे आपदा से बाहर कर दिया गया। वे क्षेत्र जहां पे बहुत न्यूनतम परिमाण के भूकंप आते हैं, जहां जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं उत्पन्न होती है, उन्हें आपदा वाले क्षेत्र या भूकंपीय जोन से बाहर कर दिया गया। तो भूकंप 1 का जो क्षेत्र है, जोन है, उसे आपदा से बाहर, वो भूकंपीय जोन से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए भूकंप का जोन जो है वो 2, 3, 4 और 5 पाया गया, है ना। 5 कर दिया गया। अब ये बात आती है कि भूकंप 1 में कौन सा जोन आता है? जोन में जोन 1, सॉरी ऐसे कहूंगा, भूकंप ऐसे कहेंगे जोन 1 में तो वो क्षेत्र है ही नहीं जहां पे ये सब, देखिए ये क्षेत्र जो है जोन 3 में फिलहाल आ रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहां पे भूकंप आता ही ना हो, सबसे बड़ी बात। तो भूकंप तो आता है और ज्यादा परिमाण वाले ही भूकंप लगभग आते हैं भारत में। तो जोन 1 जैसा कोई क्षेत्र नहीं है भारत में, ठीक है। जोन 2 देखिए, तो ये वो क्षेत्र है जहां पे जोन 1 के भूकंप आते हैं, सॉरी जोन 2 के आएंगे, जहां पर 8 से अधिक, सॉरी ऐसे, जोन 2 8 से अधिक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। जोन 2 वह एरिया होगा जहां पर भूकंप सबसे कम मात्रा, कम परिमाण का आएगा, है ना। जहां पर सबसे कम परिमाण का भूकंप आएगा वहां पर उसे जोन 2 में रखा जाएगा, जोन 2 में रखा जाएगा। तो जोन 2 क्या है? जहां पर 5 परिमाण से कम का भूकंप आएगा, तो उसे जोन 2 में रखा गया है। देख लीजिए जोन 2 में कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये मालवा वाला क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का कुछ क्षेत्र मिल जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, छोटा नागपुर के आसपास का, यहाँ पर देखिए ये बीच का पार्ट जो पठारी, जो मजबूत माना जाता है ना, वो जोन 2 में आएगा। और यहाँ पर 5 से परिमाण से कम का भूकंप उत्पन्न होगा। जोन 3 में देखेंगे, है ना, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा ही जाता है रोमन में। जोन 3 जो है वो 5 से लेकर के 6.9, मतलब 5 to 6.9 मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। तो 5 से 6.9 परिमाण का जहां पर भूकंप आता है जिन क्षेत्रों में, उसे जोन 3 में रखा गया है। जोन 3 में कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि नर्मदा घाटी, उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ पर देखिए जोन 3 में ये उत्तर का विशाल जो मैदान है पूरा का पूरा, ये जोन 3 में रखा गया है। इसके अलावा नर्मदा घाटी, है ना, ताप्ती घाटी, ये जोन 3 में आएगा। और गोदावरी घाटी, पश्चिमी घाट वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ये जोन 3 में आएगा। यहाँ पे 5 से 6.9 परिमाण का भूकंप आता है। जोन 3 क्या है? जोन 4 में आते हैं। अब जोन 4 में क्या है कि 7 से लेकर के जोन 4 में देखेंगे तो ये 7 से 7.9 मैग्नीट्यूड का जहां पर भी भूकंप आएगा उसे जोन 4 में रखा गया है। तो जोन 4 वाला कौन सा क्षेत्र है? ये देखिए पूरा नॉर्दर्न एरिया लगभग कंप्लीट हो रहा है इसमें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, है ना, ये तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र, फिर इसके बाद सिक्किम का पूरा क्षेत्र। और यहां पर देखिए ये भुज वाला क्षेत्र भी आएगा। कच्छ, रण का कच्छ, सॉरी कच्छ का रण बोलते ना, इसको उल्टा हो गया था। तो ये है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जोन 4 में आएगा। इसके अलावा जोन 5 में कौन सा क्षेत्र आएगा? जहां पर 8 से अधिक का जोन 4, जोन 5 में क्या है कि 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के जहां पर भी भूकंप आएंगे वहां पर वो जोन 5 में रखा गया है। और यहां पर सर्वाधिक, मतलब ये 8 के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि बहुत विनाशकारी भूकंप आएगा।
और यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, है ना, ये है टिहरी, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल का एरिया, यहाँ पर देखिए टिहरी गढ़वाल का एरिया। इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड में ही पड़ता है, चमोली उत्तरकाशी। उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार पूरा का पूरा आएगा। इसके अलावा संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, ये देखिए पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है, जो हिमालय का, ऐसे ये हिमालय गुजरता है ना, यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र हैं ये, तो पूरे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आएगा, मतलब पूरे पूर्वोत्तर भारत में भूकंप आएगा। और इसके अलावा अंडमान निकोबार भी यहाँ पर है, यहाँ पे बंद दिखाई नहीं दे रहा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भी जो है वो शामिल हैं जोन 5 में, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखिए कि भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है ना, वो उच्च भूकंप ग्रस्त क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र जो है वो पूरा पूरा, ये देखिए ऊपर का हिस्सा उच्च भूकंप, या तो जोन 4 है यहाँ पर या फिर जोन 5 है, ठीक है, जोन 4 या जोन 5 है। तो ये उच्च भूकंप ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे भ्रंश स्थित हैं या फिर मोड़दार पर्वत है। इसका अच्छा एक बात और है कि हिमालयी पर्वत में ना, हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूकंप आने का रीजन यही है सबसे बड़ा, कि ये चूंकि ये देखिए यहां से मध्य महाद्वीपीय कटकपेटी गुजर रही है, और मैंने बताया था कि मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में 2 प्लेटें, ये एक तो यूरेशियाई प्लेट जो है, यूरेशियाई प्लेट, और इधर इंडियन प्लेट जो है वो एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पे टकराव होगा, टकराव के फलस्वरूप यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होगा। तो ये क्षेत्र है, क्लियर है। तो क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है, तो मतलब भूकंप आने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। लगभग प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से ये दोनों प्लेट, मतलब कि दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, और हिमालय जो है वो आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें टकराने की वजह से जो यूरेशियन प्लेट है वो धीरे धीरे उसका वलन हो रहा है और हिमालय पर्वत में ऐड होता जा रहा है, तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो इंडियन प्लेट है वो उसका प्रविष्टन होता है, और प्रविष्टन का मतलब हुआ सबसेक्शन, वो नीचे की ओर उसका गमन होगा, और जब भी वो दुर्बल, जैसे ही दुर्बल मंडल में जाएगी वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उसका प्रविष्टन हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से लगभग हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने अलग, मतलब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वॉल्केनोज, है ना। ये देखिए यहाँ पर है भी कि जोन 5 में अत्यधिक क्षति होती है, और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों लगभग, और कच्छ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा भूकंप उत्पन्न होता है। जोन 4 में ये उच्च क्षति, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षति होती है, और यहाँ पर थोड़ा सा उच्च क्षति है, ज्यादा क्षति होती है, थोड़ा सा कम होगा यहाँ से जोन 5 से। और उत्तरवर्ती का पूरा भाग जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश तक, दिल्ली हरियाणा का हिस्सा, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र तक फैला है। जोन 3 क्या है, यहाँ पे सामान्य क्षति होती है, और देश का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, इसमें राजस्थान, कोंकण तट सम्मिलित है। जोन 2 में क्या है, न्यून क्षति होती है, सबसे कम क्षति होती है इसमें, और इस जोन में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सम्मिलित हैं, तथा यह न्यून क्षति भूकंप जोन कहलाता है ना। फिर से कहिए, मैं एक बार रिवाइज कर दूं, यहाँ पे कितने परिमाण का भूकंप आता है। जोन 4 में, जोन 5 में 8+ मैग्नीट्यूड के भूकंप आएंगे, ठीक है, 8+। यहां पर 7 से 7.9 है ना, और जोन 2 में 5 to 6.9 है ना, 6.9, और इधर
5 से कम मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। ठीक है, फिर देखिए ये तो आगे का है टॉपिक। अब आइए बात करते हैं ज्वालामुखी की, है ना। ज्वालामुखी का चैप्टर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी से एक बार पढ़िएगा। क्लास 11 के चैप्टर एनसीईआरटी से आप अभी जो रिसेंट में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, वो उसको आप एक बार पढ़िएगा। कहीं ना कहीं आप, चूंकि क्या है ना कि आपको सोर्स पता होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कहां से पढ़ा रहा हूं, है ना। जितना वैलिड सोर्स होगा उतना ही अच्छा कंटेंट होगा और उस डिलीवर भी उतना ही अच्छा होगा, है ना। अगर मान लीजिए मेरा लेक्चर आपको नहीं मिलता है, कुछ दिन बाद कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो आप ना क्लास 11 की एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिएगा, पूरा का पूरा आपको वहीं से मिलेगा, है ना। कुछ एड ऑन भी होता है, तो वो एड ऑन तो चलिए अगर मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से वो चैप्टर आप पढ़ते रहिएगा हमेशा। तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर स्थित वो दरार और भ्रंश जिनके माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार होता है या नीचे का मैग्मा ऊपर धरातल पर आ जाता है। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं कि पृथ्वी की सतह पर स्थित वह दरार और भ्रंश जिनके माध्यम से नीचे का पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में मौजूद मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, तो इसी क्रिया को, जो यह क्रिया है, उसे ज्वालामुखी उद्गार बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार कैसे होगा? दरार या भ्रंश, है ना। फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट। दरार या भ्रंश के माध्यम से जब नीचे का मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो उसे ज्वालामुखी बोलते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं ना, पदार्थ निकलेंगे नीचे से। जैसे कि क्या होगा, जो ये पदार्थ होगा ना, वो तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठोस में भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, मतलब द्रव भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। तो यूपीएससी प्रश्न पूछा है उसने कि इसमें से कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो गैस, है ना। गैस जो है वो लगभग 70% के आसपास निकलती है। ठीक है, और इस गैस 70% में जलवाष्प, इनकी जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। पूरे इन पदार्थों में देखें ना, तो जलवाष्प जो है वो 60% से ज्यादा निकलती है। ठीक है, और इसके अलावा धुएं, राख, इस तरीके से निकलेंगे ज्वालामुखी से। और इससे क्या होगा कि सूर्य ऊपर तो रहेगा ही, ठीक है, सूर्य की किरणें, चूंकि ये धुंध, धुएं, ये राख के कण आसपास के वायुमंडल में फैल जाएंगे और इससे पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा, भूमि तक नहीं पहुंचेगा। इससे क्या होता है, अंधेरा पूरी तरीके से कायम हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा उसमें छा जाएगा। अंधेरा छा जाएगा तो दिन में भी रात हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा कि दिन में भी रात है
धुएं और राख के कारण विशेष रूप से होता है, क्योंकि धुएं और राख जो है वो सूर्य की किरणें उसको भेद नहीं पाती हैं। तो पदार्थ जो निकलेगा सबसे ज्यादा उसमें गैस होगी और जिसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होगी। इसके अतिरिक्त उसमें धुएं, राख आदि के कण होंगे जो आसपास के वायुमंडल में फैल जाएंगे और सूर्य की रोशनी जो है उसको बाधित करेंगे। देखेंगे तो अगर हम इन धुएं, जलवाष्प के अलावा के अगर बात करें ना, तो इसमें अन्य गैसें कौन सी होंगी? जलवाष्प के अतिरिक्त देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, N2 भी हो सकती है ना, N2 भी होगी, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, SO2 भी होगा, H2S होगा। इस तरीके से कुछ गैसें हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से निकलती हैं। क्लियर है? तो ज्वालामुखी जो है तो ये रहा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होगा अम्लीय लावा, जो लावा निकलेगा ज्वालामुखी से वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अम्लीय लावा हो सकता है और दूसरा क्षारीय लावा। जो अम्लीय लावा होता है उसकी श्यानता कम होती है, सॉरी अधिक होती है, वो ज्यादा गाढ़ा होगा और ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से वो दूर तक नहीं फैल पाएगा। और ऐसे लावा से अक्सर पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ों का नहीं। ठीक है, तो पूछा जाता है यूपीएससी के प्रश्न में या यूपीपीसीएस में कि किस प्रकार के लावा से पर्वतों का निर्माण होता है, तो आप बताइएगा अम्लीय लावा से, है ना। अम्लीय लावा से क्या पर्वतों का निर्माण होगा? है ना, क्यों? क्योंकि इनकी जो ये जो लावा होता है ना, ये गाढ़ा ज्यादा होगा, है ना, श्यानता इसकी अधिक होगी। श्यानता इसकी अधिक होगी। अब इसके अलावा इसमें देखेंगे तो सिलिका जो है ना वो कम होगी, सॉरी सिलिका इसमें अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और अधिक इसके अलावा जैसे कि निकेल हो गया या फेरस हो गए, इनकी मात्रा कम होगी, है ना, इनकी मात्रा कम होगी। सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? अम्लीय लावा में। इसके अतिरिक्त अम्लीय लावा में देखेंगे तो इनका जो उद्गार है ना ये विस्फोटक होता है, विस्फोटक तरीके से होता है। और विस्फोटक का मतलब हुआ कि एक ज्वालामुखी होता है जिसका लावा बहुत आराम से निकलता है, पृथ्वी के धरातल पर बहुत आराम से बहता हुआ जाएगा, है ना, वैसा नहीं है। ये जो है विस्फोटक तरीके से उत्पन्न होंगे, इनका उद्गार विस्फोटक रूप से होगा। तो ये मुख्य कुछ चीजें रही। जो अभी तक का सबसे तेज मतलब विस्फोटक ज्वालामुखी जो माना गया है वो 1883 में क्राकाटोआ भूकंप आया था। 1883 का क्राकाटोआ भूकंप, है ना, क्राकाटोआ में आया था। ये इंडोनेशिया में है। (1883) में आया था और इसकी वजह से, क्योंकि ये क्राकाटोआ भूकंप जो है वो महासागरों में उत्पन्न हुआ था, भूकंप कह रहा हूँ, ज्वालामुखी जो है ये महासागरों में उत्पन्न हुआ था ये ज्वालामुखी। और जब इसका उद्गार ज्वालामुखी में हुआ तो जो जल है ना उसमें असंतुलन उत्पन्न हुआ, मतलब बड़ी मात्रा में भूकंप आया था, पृथ्वी का कंपन हुआ। और इसकी वजह से चूंकि महासागरों में ये भूकंप आया और ज्वालामुखी क्रिया भी हुई और साथ में ज्यादा परिमाण का भूकंप आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? सुनामी आई, है ना, जो लहरें हैं उनमें असंतुलन पैदा हुआ और इसकी वजह से लगभग 40 मीटर के आसपास की सुनामी पैदा हुई थी, है ना। और क्राकाटोआ के तटीय क्षेत्रों में बहुत बुरी तरीके से उसने तबाही मचाई थी। जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं।
ये देखिए, ये तो देखिए YouTube पर इसका वीडियो भी है, आप एक बार विजुलाइज करिएगा, पूरी मूवी मत देखिएगा, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, YouTube पे है, आप इसको देख सकते हैं कि चूंकि महासागरों में उत्पन्न हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और उस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बड़ी मात्रा में भूकंप आया, और भूकंप के कारण जो सुनामी है ना, वो लहरें उत्पन्न हुई और सुनामी आई। ठीक है, ये देखिएगा, द क्राकाटोआ वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ 1883। ठीक है, अब इसके अलावा जो अम्लीय लावा होता है ना, उसका प्रवाह अक्सर क्षेत्रीय होगा। क्षेत्रीय का मतलब क्या हुआ कि जो लावा है ना, चूंकि वो गाढ़ा है, गाढ़ा होने की वजह से वो बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगा, तो उसका जो विस्तार है वो किसी एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जब हम क्षारीय लावा की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्षारीय लावा, इसमें गाढ़ा जो है वो नहीं होगा, कम होगा, और इसकी वजह से प्रवाह इसका दूर तक होगा, प्रवाह इसका दूर तक हो जाएगा, और जब प्रवाह दूर तक होगा तो इससे पठारों का निर्माण होगा, है ना, पठारों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी चीज इसकी, इसमें जो है सिलिका जो है वो कम पाई जाएगी। ठीक है, सिलिका इसमें कम पाई जाएगी, और जो निकेल या फेरस जैसे तत्व हैं वो उनकी अधिकता हो जाएगी, अधिकता होगी। अगला पॉइंट, इनका जो प्रवाह है वो क्षेत्रीय नहीं होगा, है ना, क्षेत्रीय नहीं होगा। ठीक है, इनका जो उद्गार है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। शांतिपूर्ण तरीके से उद्गार होगा। विश्व का, चलिए बाद में देखेंगे अभी हम, है ना, प्रवाह जो है इसका क्षेत्रीय नहीं होगा, उद्गार जो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसमें इससे पठारों का निर्माण होगा। ये अधिक दूरी तक नहीं फैल पाएंगे, है ना, प्रवाह क्षेत्रीय होगा, इसका मतलब क्या है कि ये अधिक दूरी तक नहीं फैल पाएंगे। ठीक है, तो ये है, विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप, वो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी एक्टिविटीज हुई हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो आइसलैंड, आइसलैंड में जो है वो लॉकी पठार है, लॉकी पठार है ना। एंट्रीज, एंट्रीज आयरलैंड में है, आयरलैंड में एंट्रीज है। एंट्रीज है कोलंबिया, कोलंबिया कह रहा हूं, ये इसको जो है कहां पे, उत्तरी अमेरिका में क्या है, कोलंबिया है, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, दक्कन का पठार भारत में है, दक्कन का पठार भारत में पाया जाएगा। ब्राजील पराना पठार, ये तो फिर से इधर आ गया,
है ना। यहाँ पे देखेंगे पराना पठार, कोलंबिया का पठार। पराना पठार जो है ये कहां पर पाया जाएगा? ब्राजील एंड अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार कहां पर है? अर्जेंटीना में। ड्रैगन्सबर्ग कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। मंगोलिया पठार मंगोलिया में। और पूर्वी अफ्रीका पठार पूर्वी अफ्रीका में है। अब देखिए ज्वालामुखी का विश्व में वितरण कहां पर है ना। वो कौन सी जगह है जहां पर भूकंप वो ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ज्वालामुखी और भूकंप का जो वितरण है ना वो लगभग सेम है, ठीक है। जहां पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा होगा, प्लेटों का टकराव होगा और प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप भी वहां पर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वे स्थान जहां पे प्लेटों का अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही है और वहां पे दरार और भ्रंश पैदा होगा, और जहां भी दरार और भ्रंश होगा वहां पर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होगी, उद्गार होगा। तो ऐसे ही जो ज्वालामुखी क्रिया है वो 3 मुख्य स्थानों पर हो रही है। विश्व में वितरण देखें तो विश्व में वितरण इसका 3 स्थानों पर है। कहां पर? परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। दूसरा मध्य महासागरीय कटक पेटी। और तीसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। भूकंप वाले चैप्टर में मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। परिप्रशांत पेटी जो है ना उसके चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, चारों ओर मतलब अभिसरण हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए रॉकी एंडीज पर्वत जो है ना वहां पर बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। कैसे? क्योंकि वो प्लेटों के अभिसरण पर स्थित हैं, प्लेटों के टकराव वाली स्थिति में स्थित हैं, इसलिए वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। और परिप्रशांत पेटी के चारों ओर है ना, चारों ओर चूंकि प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, ये इधर और ये इधर ऐसे, तो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, इस वजह से इसे परिप्रशांत पेटी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वॉल्केनो है ना वो एक पूरे परिप्रशांत पेटी में उद्गार होता रहता है और वहां पर ऐसा लगता है कि लैंप जल रहा है, ऐसे रिंग का एक फायर का एक रिंग बन जाती है ना, फायर की एक रिंग बन जाती है, तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, ठीक है। रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन कैसे बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन। अग्नि वलय बोलते हैं इसको, है ना। हिंदी में अगर आएंगे तो हिंदी में चूंकि बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, अग्नि वलय है ना। इसे यह परिप्रशांत पेटी में है और परिप्रशांत के प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है ये, ठीक है। और परिप्रशांत पेटी का मैंने बताया था कि ये लगभग पापुआ न्यू गिनी से शुरू होती है, जापान द्वीप, क्यूराइल, कमचटका है ना, अलास्का के पास, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर, और फिर अंटार्कटिका तक किए जाते हैं पेटी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से वो स्थित हैं ज्वालामुखी, तो यहाँ पर है न्यूजीलैंड में जो है वो माउंट टोगारू है, माउंट टोगारू, ये कहाँ पे पता है? न्यूजीलैंड में। फिलीपींस में पिनाटबो, म्यान और माउंट ताल स्थित है। जापान में फ्यूजियामा है, जापान में फ्यूजियामा है ना, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी पाया जाता है। यूएसए में सेंट हेलेंस, माउंट शास्ता और रेनिपर, ये यूएसए में है।
क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है कोटोपैक्सी और चिम्बरजो ये है। चिली और अर्जेंटीना में ओजस डेल सलेडो, ओजस डेल सलेडो जो है वो ज्वालामुखी है। कहां पर? चिली और अर्जेंटीना में है। इसके अलावा मैक्सिको में पोपोकैटपेटल जो है वो मैक्सिको में है। अब आइए बात करते हैं कि मध्य महासागरीय कटक पेटी। मध्य महासागरीय कटक पेटी को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि दो प्लेटों का एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही हैं, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। और ये ज्वालामुखी उद्गार है ना, वो तो मैं आगे एक्सप्लेन ही कर चुका हूं कि इसके अलावा ये मध्य महासागरीय कटक पेटी ना सिर्फ अटलांटिक ओशियन में ही नहीं है, बल्कि हिंद महासागर का जो प्लेट है या हिंद भारतीय प्लेट जो है उसमें भी कटक स्थित हैं, और वहां हिंद महासागर में भी ये ज्वालामुखी एक्टिविटीज हो रही हैं क्योंकि वहां पर भी कटक स्थित हैं। ठीक है, कटक स्थित हैं। अब मध्य महाद्वीपीय कटक पेटी जो है, सॉरी मध्य महासागरीय जो कटक पेटी है उसमें आइसलैंड का हेकला और लाकी आ जाता है। ठीक है, अभी लॉकी हमने पढ़ा था। हेकला और लाकी दो ज्वालामुखी हैं जो इन कटक पे पाए जा रहे हैं। अभी उनमें उद्गार हो रहा है ना, उद्गार हो रहा है। ठीक, अब आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी पे। मध्य महाद्वीपीय पेटी को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं भूकंप वाले चैप्टर में, और उसमें मैंने बताया था कि ये जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर के ईरान, इराक, भूमध्य सागर से भी होकर निकल रहा है, पूर्वी अफ्रीका वाला क्षेत्र, और इसके अलावा ईरान, इराक का क्षेत्र, और भारत का पूर्वी कह रहा हूं, उत्तरी हिमालय वाला क्षेत्र। उत्तरी हिमालय का मतलब भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र का पूरा जावा, सुमात्रा है ना, जावा, सुमात्रा, और फिर वहां से मूव करते करते इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के पास ये परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूं तो कहां से? जिब्राल्टर स्टेट से होकर के ये भूमध्य सागर, ईरान, अब ईरान के आसपास वाला क्षेत्र आप जान ही सकते हैं, है ना, हिमालयी क्षेत्र। अगर मैंने हिमालयी क्षेत्र लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि भारत का उत्तर भारत मतलब हिमालय का जो भारत में जो हिमालय है वो चाहे वो भारत का उत्तरी क्षेत्र हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, वो पूरा का पूरा इसमें शामिल है ना। फिर जावा, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी इसमें शामिल है। ठीक है, अब आइए भूमध्य सागर में कौन सा है ज्वालामुखी? तो स्ट्राम्बली, ये लिपाटी द्वीप पर है, एटना सिसिली द्वीप पर है, और ये इटली में पाया जाता है। इटली में ही दोनों हैं, वैसे लिपाटी और सिसिली दोनों ही द्वीप हैं, और यहाँ पर स्ट्राम्बली और एटना है। स्ट्राम्बली को जो है वो भूमध्य सागर का लैंप बोला जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है कि भूमध्य सागर में एक लैंप जल रहा है, क्योंकि इस ज्वालामुखी में उद्गार होता रहता है। उद्गार होने के फलस्वरूप चमक होती है। इटली में एक और है विसुवियस, ईरान में देमवन और कोह सुल्तान है। अंडमान निकोबार में दो हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम और बैरन द्वीप जो है ये भारत में है, हालांकि ये सक्रिय अवस्था में नहीं है। म्यांमार में माउंट पोपा और इंडोनेशिया में क्राकाटोआ। यहां पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। यूरेशियाई प्लेट अफ्रीकी प्लेट से टकरा रही है, और भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराकर यहां पर
प्लेटों का अभिसरण कर रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी इन पेटियों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर ज्वालामुखी क्रिया देखी गई है। जैसे कि भारत का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है ना भारतीय उपमहाद्वीप का, वहां पर देखिए दरार और भ्रंश मौजूद हैं। तो दरार और भ्रंश के माध्यम से यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है। इसके अलावा हॉट स्पॉट, वॉल्केनिक हॉट स्पॉट से भी उसको वॉल्केनिक हॉट स्पॉट से भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप कहाँ पे है? यूएसए का है पार्ट, जो कि प्रशांत महासागर के बीच में कुछ द्वीप हैं, उनको हवाई द्वीप बोला जाता है। तो वहां पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है ना, वो किसी प्लेटों के अभिसरण या अपसरण पर नहीं निर्भर करते हैं, बल्कि वहां पे कुछ छिद्र हैं, और छिद्र होने की वजह से वहां पर लाइन से कई सारे ज्वालामुखी क्रिया हो रही है ना। वहां पर उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं, है ना, हॉट स्पॉट। ठीक है, तप्त स्थल, तप्त स्थल बोलते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट कहां पर है? हवाई आइलैंड्स पे है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी, इंट्रा प्लेट है ना, अंतः ज्वालामुखीय क्रिया, सॉरी अंतः प्लेट, अंतः प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वॉल्केनो बोलते हैं हॉट स्पॉट्स को। ठीक है, इंट्रा प्लेट। अब भारत में अगर हम देखें तो भारत में 4 बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है। कब कब? प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में देखेंगे तो डालमा पहाड़ी झारखंड में है, झारखंड में जो है डालमा पहाड़ी है। डालमा पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है वॉल्केनिक। ठीक है, वॉल्केनिक की मैं बात कर रहा हूं, प्राचीनतम है। जुरैसिक काल में राजमहल की पहाड़ी बनी है। जुरैसिक काल में राजमहल की पहाड़ी, हाँ, एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ के आसपास का है एरिया, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है लगभग। सीनोजोइक पीरियड में नारकोंडम, इससे पहले, हाँ ठीक है, सीनोजोइक में नारकोंडम है और बैरन द्वीप। ठीक है, नारकोंडम और बैरन द्वीप हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, हालांकि उद्गार अभी नहीं हो रहा है लेकिन उसको सक्रिय की संज्ञा दी जाती है, वो है बैरन। ठीक है, तो बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां पर एक और है, वो है दक्कन का पठार कब बना है? ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो है वो क्रिटेशियस काल में बना है। क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार बना है। हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, क्लियर मैं बोल रहा हूं, ज्वालामुखी उद्गार हिमालयी क्षेत्र में नहीं हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है उद्गार के आधार पर, उद्गार के या फिर उसकी सक्रियता निष्क्रियता के आधार पर कितने प्रकार का होगा। तो 3 प्रकार का होता है।
ज्वालामुखी के प्रकार, ये 3 प्रकार का होगा, है ना। एक तो सक्रिय होगा, सक्रिय, दूसरा क्या होगा, निष्क्रिय, और तीसरा क्या होगा, सुषुप्त। सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होंगे, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अभी उद्गार हो रहा है, उद्गार का मतलब जिनसे मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। मैग्मा, और मैग्मा का मतलब क्या हुआ कि यहां पे धूल, गैस आदि का उद्गार हो रहा है, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब कि पहले हो चुका है, पहले इसमें उद्गार हो चुका है, और पहले इसमें उद्गार हो चुका है, लेकिन अब इसमें है ना। निष्क्रिय का मतलब पहले इसमें उद्गार हो चुका है और अब संभावना नहीं है, ठीक है। अब संभावना भी नहीं है कि इसमें कभी उद्गार होगा, ये बातें याद रखिए। सुषुप्त, इसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं ना, मृत ज्वालामुखी, क्योंकि अब इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी। हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो सकती। कुछ ऐसे वॉल्केनोज रहे हैं जिनको रिसर्च करके अभी एक दिन भी नहीं हुआ था जिसको घोषित किया गया कि ये भाई मृत ज्वालामुखी है, अब इसमें ज्वालामुखी कभी उद्गार नहीं होगा, दूसरे ही दिन उसमें उद्गार हुआ। ऐसे कई वॉल्केनोज रहे हैं। सुषुप्त वॉल्केनो क्या है, सुषुप्त जो है वो, इसमें उद्गार अभी नहीं हो रहा है, उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी हो चुकी है, ज्वालामुखी क्रिया हो चुकी है, उद्गार नहीं हो रहा लेकिन हो सकता है, हो सकता है। इस आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे मुख्य उदाहरण कौन सा है, तो मोना लोआ, ऐसे लिखिएगा, मोना लोआ और किलायू, किलाऊ, ठीक है। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से आते हैं, सबसे ज्यादा। और कहां पर है, हवाई द्वीप पर है, हवाई आइलैंड, कहां पे, हवाई, यूएसए का हिस्सा है। मृत ज्वालामुखी में देखेंगे तो मृत ज्वालामुखी में माउंट पोपा, है ना, माउंट पोपा, माउंट पोपा, देम वन, है ना, देम वन, ओजेस डेल सलेडो और क्लीमंजारो, क्लीमंजारो, ये कुछ इसके निष्क्रिय उदाहरण हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी में विसुवियस और फ्यूजियामा आ जाएगा, और फ्यूजियामा, 2 है मुख्य उदाहरण है इसके, ज्वालामुखी और फ्यूजियामा। विश्व का कोटोपैक्सी जो है ना, कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला ज्वालामुखी है ना, सबसे ऊंचाई वाला ज्वालामुखी है जो सक्रिय भी है। कोटोपैक्सी ये
दो चीजें, एक तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला है ना, एक ही चीज देख लीजिए, ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा अगर किलायु की बात करें, किलाउ, तो ये जो है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसका नोट्स बनाते हैं। है ना, हेडिंग डालिएगा, उसमें हमने लास्ट टाइम लिखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना, ठीक है, ये हेडिंग डालिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना, लिखिएगा। वेगनर ने जिन ज्वारीय शक्तियों की चर्चा की है वह काल्पनिक लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ज्वारीय शक्ति लगेगी तो पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण आदि रुक जाएगा, ठीक है। और महाद्वीपों के विस्थापन के लिए आज जितना ज्वारीय, ऐसे लिखना है जो कि समझाना नहीं है, देखिए लिखिएगा उसपे कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए वर्तमान ज्वारीय शक्ति की अपेक्षा लगभग लाखों गुना ज्वारीय शक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि तटों की आकृति भी पूर्णतया साम्य नहीं है, साम्य नहीं है। ये इसके दो मुख्य क्रिटिसिज्म है ना। अब आइए अगला पॉइंट, अगला लिखिएगा, टॉपिक हम लोगों का था प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत के बारे में लिखिए। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल्सन ने किया और विवर्तनिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत एक अत्याधुनिक सिद्धांत है, एक अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह महासागरीय गर्त, पर्वतों के निर्माण, पठारों के निर्माण, महाद्वीपों के विस्थापन, महाद्वीपों के विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि जैसी क्रियाओं के संबंध में सबसे वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत में हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, आर्थर होम्स के संवहन धाराओं का सिद्धांत तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है।
शामिल किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड कई टुकड़ों में विभाजित है, जिसे प्लेट कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित दुर्बल मंडल ब्रैकेट में स्टेनोस्फेयर पर तैर रहे हैं। महासागर एवं महाद्वीप दोनों ही इन प्लेटों का हिस्सा होते हैं। स्थलखंड पर 7 मुख्य प्लेटें एवं 100 से अधिक छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। 7 मुख्य प्लेटें निम्नलिखित हैं। लिखिएगा, यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। 7वां लिखिएगा अंटार्कटिका प्लेट। प्लेटों के किनारों पर टकराव एक दूसरे से दूर तथा एक दूसरे से घर्षण करने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन्हीं किनारों को सीमांत कहा जाता है। और प्लेटों के टकराने, एक दूसरे से दूर जाने एवं घर्षण की प्रक्रिया को विवर्तनिकी कहा जाता है। स्थलखंड पर इन प्लेटों में 3 प्रकार के सीमांतों का निर्माण हुआ है। पहला अपसारी सीमांत अथवा निर्माणकारी सीमांत। दूसरा अभिसारी सीमांत अथवा विनाशकारी सीमांत। तीसरा संरक्षी सीमांत। पहला हेडिंग डालिएगा अपसारी सीमांत या निर्माणकारी सीमांत। इस सीमांत में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं, विस्थापित हो रही होती हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य दरार अथवा भ्रंश का निर्माण होता है एवं ज्वालामुखीय क्रिया उत्पन्न होती है। ज्वालामुखीय क्रिया के फलस्वरूप दरारों के आसपास नई चट्टानों का निर्माण होता है
नए भूखंड का निर्माण होता है। इसीलिए इसे निर्माणकारी सीमांत कहा जाता है। निर्माणकारी सीमांत कहा जाता है। फिगर बनाइएगा एक। यहां पे लिखिएगा, ऐसे तीर बनाइएगा, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ दूर विस्थापित हो रहे हैं। ये कौन सी प्लेट है? मान लीजिए उत्तरी अमेरिकी या फिर दक्षिणी, क्योंकि दोनों तरफ ही हो रहा है ना ऐसा, उत्तरी प्लेट अथवा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और इधर यूरेशियाई प्लेट अथवा अफ्रीकी प्लेट। ये दोनों एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही हैं और इनके बीच में यहां पे क्या हो रहा है? उत्पन्न दरार अथवा भ्रंश। और यहां पर क्या है? ये मैग्मा है और यहां पर ये उद्गार क्या हो रहा है? लावा। ठीक है, लावा का उद्गार हो रहा है। ऐसे एक फिगर बनाइएगा और इसको क्या बोलेंगे? अपसारी सीमांत। और यहां पर देखिए तो नवीन चट्टानें होंगी। नवीन चट्टानें क्या? भूखंड, नवीन भूखंड बोल सकते हैं, है ना। चट्टानें भी होती हैं, वो ठोस आकार में होगा तो भूखंड को चट्टान भी बोलेंगे। और ये विनाश को निर्माणकारी, निर्माण हो रहा है इसलिए इसे निर्माणकारी सीमांत कहा जाएगा। ठीक है, निर्माण कहा जाएगा। अब अगली हेडिंग डालिएगा, अभिसारी सीमांत। अभिसारी सीमांत। अभिसारी सीमांत ऐसे सीमांत होते हैं जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं, हो रही होती हैं। एक दूसरे सॉरी ऐसा नहीं, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और उसके वहां पर अभिसारी सीमांत का निर्माण होता है। तो अभिसारी सीमांत ऐसे सीमांत होते हैं जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और जिसके फलस्वरूप अधिक घनत्व वाली प्लेट का प्रविष्टन हो जाता है, जबकि हल्की घनत्व वाली प्लेट का या कम घनत्व वाली प्लेट का वलन होता है और जिससे इन सीमांत में वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेट, जो प्लेट, ऐसे लिखिएगा, अधिक घनत्व वाली प्लेट के प्रविष्टन के फलस्वरूप दुर्बल मंडल में अधिक तापमान के कारण ये स्थलखंड पिघल जाते हैं और मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। चूंकि यहां पे स्थलखंड पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहा जाता है ना। एक प्लेट समाप्त हो रही ना, तो इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहा जाएगा। तो विनाशकारी सीमांत कहा गया, इसे विनाशकारी सीमांत कहा जाएगा। अब लिखिएगा आगे, अभिसारी सीमांतों को तीन प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। दूसरा, महाद्वीपीय अभिसरण। और तीसरा, महासागरीय अभिसरण। पहला पॉइंट लिखिएगा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। जब एक महाद्वीपीय प्लेट का महासागरीय प्लेट से टकराव होता है तो ऐसे सीमांत को महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण सीमांत कहा जाता है। महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी सीमांत कहा जाता है।
सीमांत कहा जाएगा। वही लिखिएगा महाद्वीपीय अभिसरण। लिखिएगा जब एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो उसे महाद्वीपीय अभिसारी सीमांत कहा जाएगा। जैसे हिमालय वाला क्षेत्र मतलब भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट ये टकरा रहे हैं तो इससे क्या है, महाद्वीपीय अभिसारी सीमांत का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। फिर अगला लिखिएगा महासागरीय अभिसरण। तो जब महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो उसके फलस्वरूप क्या है, महासागरीय अभिसरण का निर्माण होगा। लिख लीजिएगा ऐसे। इसका जो फिगर है वो बनाइएगा। ये प्लेट इस तरफ जा रही है और ये प्लेट भी इसी तरफ गतिशील अवस्था में है। ठीक है, दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये अधिक घनत्व है। घनत्व इसका कितना है, ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर कम घनत्व है। तो ये चूंकि कम घनत्व है तो ये ऊपर ही रह जाएगी और चूंकि इनके सीमांती क्षेत्रों में जब सिकुड़न पैदा होगी तो ये वलित पर्वतों का निर्माण करेंगी। ये वलित पर्वत मतलब हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कौन सी प्लेट होगी, भारतीय प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियाई। प्लेट है। यहां पर देखिए, यहां पे कुछ गड्ढे जैसी आकृति बनी है ना। देखिए यहां पर देखिए, देखिए यहां पर क्या है, ये गड्ढे जैसी आकृति बनी है ना, इसे गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो गर्त का भी निर्माण होगा। गर्त का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अभिसारी सीमांत है। अभिसारी सीमांत है, ये अभिसारी सीमांत है। ऐसे फिगर ड्रॉ करिएगा। अब लिखिएगा संरक्षित सीमांत। संरक्षित सीमांत इस सीमांत में दो प्लेटों का ना तो टकराव होता है ना ही एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं, ना ही एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं। इस सीमांत में दो प्लेटों का घर्षण होता है, एक दूसरे से टकराव होता है। ऐसे लिखिएगा, दो प्लेटों का घर्षण होता है, टकराव होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल पर भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। मतलब दोनों प्लेटों के टकराने से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वहां पे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो लिखिएगा ऐसे क्षेत्रों में बहुत विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति होती है। बहुत विनाशकारी भूकंपों की उत्पत्ति होती है ना। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और समान धाराओं के सिद्धांत को हम कल कम से कम शब्दों में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लिखेंगे उसको। और भूकंप और ज्वालामुखी के चैप्टर को भी कल ही हम लोग जल्दी लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग सुनामी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। सुनामी कैसे आती है, सुनामी का मतलब क्या है, और सुनामी जो 2004 में भारत या भारतीय प्लेट पर आई थी ना, वो कैसे आई थी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग विजुलाइज करेंगे और देखेंगे भी उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।
बात करें। जी हाँ सर।